अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, डॉन खबर मामले पर पैदा होने वाले भूचाल के आफ्टर शॉक्स किसी न किसी शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता शब वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के इस्तीफ़े बल्कि उनकी रुखसत पर जाने की खबरों की शक्ल में नजर आए, जिसकी बाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तरदीद जारी की गई। आज वज़ीर मुमलकत मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि डॉन खबर मामले पर हुकूमत की जानिब से नया नोटिफिकेशन 1 से 2 रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। देखना यह है कि नया नोटिफिकेशन आने के बाद क्या सब अच्छा हो जाएगा और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो खरीज है वो ख़त्म होती दिखाई देगी और हालात मामूल पर आएंगे। और सवाल ये भी पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े के मामले पर वकला तंजीमें क्यों तकसीम हुई, और इस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। और अब जबकि JIT तश्कील पा चुकी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े के मामले को लेकर तहरीक को कैसे आगे बढ़ाएंगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट में अवामी ताकत का मुजाहरा भी करने जा रही है। और आखिर में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी से मुतालिक भी, चूँकि आज IGFC ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान के 50 फौजी भी मारे गए हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे तलत मसूद साहब, दिफाई तज्जिया कार हैं, और हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगी आसमा जहांगीर साहिबा, सीनियर कानूनदान हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमरजमान कायरा साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। आसमा साहिबा, आपसे स्टार्ट करेंगे। पहले एलामिया, ट्वीट, मुलाकातें और फिर हुकूमती खामोशी, दबाव में कौन है, सिविल हुकूमत या फिर फौज, जिसकी तरफ से पब्लिकली हुकूमती एलामिया को रद्द किया गया? बात यह है कि मेरे नज़र में तो डॉन लीक्स एक नॉन इशू है। जो डॉन ने लीक की खबर, अगर वो गलत थी तो उसकी तरदीद कर देते और किस्सा ख़त्म हो जाता, और अगर वो ठीक थी तो क्या लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और इस किस्म के, जैसे आप कहते हैं, विसल ब्लोअर्स दुनिया में होते हैं। इसमें कौन सी किसी की अना के ऊपर इतना मसला हो गया। बात डीपर है, बात डॉन लीक्स की नहीं है। ये है कि हमें ख़ासतौर पे उस ट्वीट से अब तो पूरी दुनिया, क्या बच्चे को आपने जो शहादत चाहिए थी वो दे दी कि सिविल मिलिट्री में एक खलीज है। आप उस खलीज को पहले ठीक करें, और मेरा ख्याल है कि वो तभी हो सकता है कि नंबर 1 हमारी मिलिट्री के जो ओहदेदारान हैं, जो लीडरशिप है, उसको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि कितने भी नाअहल सिविलियन लीडरशिप हो, मगर सिविलियन सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी होती है, हर जगह होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मशावरत नहीं होगी या उनके साथ बात नहीं होगी, मगर ये नहीं हो सकता कि मुल्क चलाए फ़ौज और जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जो भी हो, जो लोगों ने चुना हो, वो उनसे डर के मारे कप कपाता रहे। ये चीज़ें होती नहीं है दुनिया में। अब देखें, मिस्टेक्स किसके साथ नहीं होती। क्या अयूब खान ने कोई गलती नहीं की? क्या याह्या खान ने कोई गलती नहीं की? क्या ज़ियाउल हक साहब ने कोई गलतियाँ नहीं की? क्या मुशर्रफ ने कोई गलती नहीं की? मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसका ये फैसला कर लिया जाए कि फ़ौज नाअहल है, या अगर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो गलतियाँ हैं तो ये फैसला किया जाए कि हम इनके हाथ में मुल्क नहीं दे सकते। और ये जो एक मंत्रा है कि जी सिक्योरिटी रिस्क बन गए, सारे सिविलियन सिक्योरिटी रिस्क हैं, तो मुल्क क्या चलाना, फिर ख़त्म करें इस किस्से को। काबीना छानने के बाद भी जो है फौज राजी नहीं है। दे आर डिमांडिंग समथिंग एल्स, कुछ ज़्यादा करने का, डू मोर का एक तरह का मुतालबा वहाँ से आ रहा है। भाई देखें, मैं इसका जवाब सिर्फ इतना देती हूँ कि मैंने तो ये उम्र हो गई देखते देखते कि उनका ये आलम है, आटा गूंदनी हिलनी क्यों। आप यहाँ पे फरिश्ता ला के बैठा देना प्राइम मिनिस्टर सिविलियन, तो फिर भी फ़ौज को हमारी जो है उसको कबूल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कई इनकी बातें सिविलियंस को कबूल नहीं हैं और वो तौर तरीके जो हैं वो बदलने पड़ेंगे। ठीक है जनरल साहब, गुज़िश्ता हफ्ते सामने आने वाली ISPR की ट्वीट को फ्रस्ट्रेशन आउटबर्स्ट समझ भी लिया जाए तो इससे क्या नया प्रेसिडेंट सेट हुआ है? फौज जब भी नाराज़ या गैर मुतमईन होगी तो क्या इसका इजहार ओपनली करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में बेहतर तो ये होता कि देखिए, इदारों में इख्तलाफात तो होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके हैंडल किया जाता है वो एक बहुत अहम चीज़ है। और हम ये तवक्को करते हैं कि जो जमहूरी ममालिक हैं और पाकिस्तान, हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि एक मजबूत जमहूरी मुल्क हो, उसके इदारे जो हैं वो मजबूत हों। तो जब आपके खदशात होते हैं
تو وہ خدشات جو ہیں وہ پبلک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پرائیویٹلی بتائیں کہ جی ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ لوگ بھی ملوث تھے, یا یہ جو لوگوں کو آپ نے, جیسے انہوں نے بعد میں کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ نے ایسی قربانی کا بکرا بنایا, اصل لوگ تو کوئی اور تھے. لیکن یہ کہنے سے دیکھیے نا پورے ملک میں ایک قسم سے ایک عجیب ہیجان سا پھیل گیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کو یہ پھر ایک بار ان کو یقین دہانی ہو گئی کہ سول اور ملٹری کے تعلقات بہت خراب ہیں. اور ایسے وقت جب کہ پاکستان کے تعلقات انڈیا سے, افغانستان سے بہت ہی خراب نہج پر ہیں, دونوں طرف چیلنجز ہیں, مشرقی بارڈر پر بھی اور مغربی میں, اور پھر ایران کے ساتھ بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ایران میں, جس کی وجہ سے ایران کے فورن منسٹر آئے, یہاں آئے, اور پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. تو ہماری تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمارے ہمسایہ ممالک سے, اس کے باوجود کہ بڑے تاریخی اور حال کے بھی بڑے ایسے حالات ہیں جس سے کہ بڑی تشویش ہوتی ہے, تو اس میں اگر اندرونی لحاظ سے ہم کمزور ہو جائیں تو پھر میرے خیال میں معاملات اور پیچیدہ ہوں گے, اور ان ممالک کو موقع ملے گا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالتے رہیں. تو ایک تو دوسری بات یہ ہے, اس سے ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو فیصلے کرتے ہیں جو خاص طور سے نیشنل لیول کے ہوتے ہیں وہ اداروں کے ذریعے نہیں کرتے ہیں بلکہ ذاتی طور سے ہم فیصلے کر رہے ہیں. لیکن یہ فنومینا جنرل صاحب نیا تو نہیں ہے. پیپلز جی پارٹی میں کے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ 10واں سال ہے جمہوری سیٹ اپ کا, لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہم نے دیکھا میمو گیٹ اسکینڈل ہو, او بی ایل آپریشن کا معاملہ ہو, یا کیری لوگر بل ہو, ڈیوائیڈ ہمیں نظر آئی ہے. ویسے جو بیگیج ہے شاید یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. تو اگر آپ انسٹیٹیوشنل لیول یعنی اداروں کے لیول کے اوپر آپ فیصلے کریں تو یہ جو تقسیم ہے یہ بہت حد تک کم ہوگی, اس لیے کہ آپ دوسروں کا نقطہ نظر بھی سنیں گے, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ فوج ایک طرف اپنے فیصلے کرتی ہے, سول اپنے فیصلے کرتے ہیں. ایسے بھی لگتا ہے جیسے کہ آپ نے ان کو ایک اختیار دے دیا ہے کہ جناب افغانستان, انڈیا وغیرہ سے کی جو پالیسیز ہیں وہ زیادہ تر فوج بنائے گی, اور بعض ممالک کے ساتھ پالیسیز جو ہیں وہ سویلینز بنائیں گے. جنرل صاحب گزشتہ ہفتے کی مثال میں, سوری یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, گزشتہ ہفتے کی مثال افغانستان میں پاکستان سے ڈیلیگیشن کے, پارلیمانی ڈیلیگیشن, سویلین ڈیلیگیشن الگ سے جا رہے ہیں, فوجی ڈیلیگیشن الگ سے جا رہے ہیں. بہتر نہ ہوتا کہ مل کے ایک کوہرنٹ پالیسی آپ کی ہوتی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی فائدہ تو نہیں ہوا اس کا. جی بالکل نہیں ہوا, اور اس سے جو ہے پاکستان کا جو امیج ہے اور پاکستان کی جو قوت ہے وہ کمزور ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں دونوں سول اور ملٹری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے. پاکستان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بڑا ضروری ہے کہ آپ سویلین لیڈرشپ کو آگے رکھیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا انپٹ ضرور دیں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار اپنائیں. صحیح ہے. اسما صاحبہ, آج وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے بقول اگلے 1 سے 2 روز میں نوٹیفیکیشن آ بھی جاتا ہے, تو دوسری جانب فوج اپنا ٹویٹ واپس بھی اگر لے لیتی ہے تو کیا اس معاملے کو یہیں چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے, یا پھر اس میں حکومت اور فوج دونوں کے لیے کوئی سبق بھی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں بالکل 100% جنرل صاحب سے ایگری کر رہی ہوں. یہ معاملہ اس ٹویٹ کا نہیں ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے, سول ملٹری ریلیشن شپ, چاہے آج نواز شریف ہو چاہے کوئی اور ہو, اس کو اگر آپ بہتر نہیں بنائیں گے تو نقصان ہم سب کا ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ملٹری کی نسلیں کہیں اور رہیں گی اور ہماری نسلیں کہیں اور رہیں گی. اگر اس ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ ایک مائنڈ سیٹ سے پہنچ رہا ہے. اور بالکل یہ بھی بات صحیح ہے کہ گھریلو ایک گھر میں رہ کے لوگوں کی ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں, اور اس ڈس ایگریمنٹس کو آپ ان کو ایک شائستہ طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں. مگر ڈس ایگریمنٹ اگر ہو جائے اور ہر دفعہ بیوی کا ہی قصور اور شوہر اس کو ہر وقت مارتا ہی رہے, اور وہ بیوی کو کہے کہ تو مار بھی کھا اور تو معافی بھی مانگ, اور جو غلطی بھی چاہے میری ہو تجھے ہی مارنا ہے, تو پھر جو باقی بچے ہیں وہ تو سہم جائیں گے نا. تو یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کیسے ہم سٹرونگ کریں گے؟ اسما صاحبہ, اس مثال میں دیکھا جائے اگر حکومتی اور فوج کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہاں پھر آپ قصوروار کیسے سمجھتی ہیں؟ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ جو فوج کا ایٹیٹیوڈ ہے سویلینز کے ساتھ نہایت ان کا ان ایکسیپٹیبل ایٹیٹیوڈ ہے.
वो सिविलियन, हर सिविलियन को सस्पेक्ट समझते हैं। हर प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। जब ये खुद पावर में आए, बेड़ा गर्क करके मुल्क का गए। और आप देखें, हम करप्शन की भी बात जब करते हैं तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं होती, वहाँ तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होती है, उसको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। अदारों को उन्होंने दबा के रखा हुआ है और सिक्योरिटी के नाम पे आप जिसको मर्जी उठा लें, जिसको मर्जी कुछ कह दें, जिसके मर्जी आप खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन करें। आज हमें कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ। हाँ, हम आपके साथ हैं। हमारे दर्द, हमारी सब चीज़ें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मगर वो टेररिज्म लाने वाले भी तो आप थे। तो हमारे सिविलियंस जो मरते हैं उनके लिए भी कभी हाथ उठा के दुआ कर दिया करें। ठीक है जनरल साहब, आपसे मैं जवाब लूंगा इस पे, रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आए, लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपका रिस्पॉन्स हम लेंगे। नाज़रीन, जहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो बातें की आसमा जहांगीर साहिबा ने, इस पे जनरल तलत साहब का जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, ब्रेक से पहले आसमा जहांगीर साहिबा ने बात की कि मौजूदा जो सूरत हाल है, सिविल मिलिट्री स्टेट अफेयर्स की जिम्मेदार फौज है। जनरल साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों इदारे जो हैं सिविल के भी और फ़ौज के, इनमें बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इन कमज़ोरियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर हो रहा है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से आज तक जमहूरियत जिस तरीके से पनपना चाहिए, जिस तरीके से इदारे मजबूत होने चाहिए, वो नहीं हुए। और उसकी कई वजूहात हैं, वो जो सब जानते हैं, तो मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। लेकिन अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए। उसके लिए दूसरे जो इदारे हैं, जैसे फ़ौज का इदारा है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनको मजबूत होने के लिए एक मौका दिया जाए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर इदारे जो हैं वो फंक्शनल हो जाएं तो जमहूरियत जो है वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। फिर दूसरी बात यह है कि ख़ुद अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी ये चाहिए कि अपनी जो जमहूरियत पार्टीज़ में है उसको भी बेहतर करें, ताकि वो फिर एक उनका वज़न जो है वो बढ़े। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, जो सम टाइम हम भूल जाते हैं, कि कई ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि ये नहीं चाहती कि फ़ौज की बालादस्ती ख़त्म हो। वो इसलिए कि उनकी जो आवाम में कोई उनका जड़ें नहीं है ज़्यादा, तो वो सहारा लेकर उनको इस्तेमाल करती हैं, और इसकी वजह से भी पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें अब आवाम समझते हैं, चूँकि टेलीविज़न भी आ गया है, उनकी ख़ुद की भी समझ बहुत बेहतर हो गई है। तो अगर ये तमाम चीज़ें ठीक हों तो आप देखेंगे कि मामला बिल्कुल पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ होंगे, और हम इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, अमेरिका से और ख़ुद इंटरनली एक बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, हुकूमती नोटिफिकेशन आया, फिर एक ट्वीट आई, और उसके बाद फिर मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से 2 मुलाकातें हुई, लेकिन अभी तक जो है नोटिफिकेशन नया आना था वो नहीं आया। गो कि वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये कहना है कि 1 से 2 रोज़ में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस सारी सूरत हाल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और आपको क्या लगता है कि अभी दबाव में कौन है, हुकूमत या फ़ौज? देखिए, दबाव में तो किसी को असूली तौर पे नहीं होना चाहिए। इस वक्त तो दबाव में गवर्नमेंट है, लेकिन होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को अपने मैंडेट के तहत काम करने की जरूरत है, फौज को अपने मैंडेट के तहत। गवर्नमेंट अगर फौज के खिलाफ कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे फौज को अपने मैंडेट या अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना पड़े, या वो रास्ता जो नामुनासिब है वो इख्तियार करना पड़े, तो वो मुनासिब नहीं होगा। गवर्नमेंट के लिए भी मुनासिब नहीं कि अपने सिक्योरिटी के इदारे को बदनाम करे। इस मामले में जो ट्वीट का रास्ता शुरू हुआ, ट्वीट कभी भी इदारों के गुफ्तगू का मीडिया के जरिए अच्छा रास्ता नहीं। मीडिया के जरिए गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीडिया के जरिए गुफ्तगू किसने शुरू की? वज़ीर आज़म हाउस ने। बिल्कुल। वो खत जो वज़ीर आज़म हाउस से लिखा गया, वज़ीर आज़म ने लिखा ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो 3 वफाकी सेक्रेटरीज को जाना था, वो उन सेक्रेटरीज के पास पहुंचने से पहले मीडिया को रिलीज किया गया। वहां पे डिबेट कराई गई, और जो एक इंसान की ह्यूमिलेशन थी वो और बढ़ाई गई मीडिया इदारे की। उसके जवाब में ट्वीट आ गई, फिर एक बहस छिड़ी, और उसके बाद फिर
ट्वीट के बाद वज़ीर दाखिला का बड़ा जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। सिविलियन सुप्रीमेसी बहरहाल जरूरी अमल है, रियासतों को अपने आईनी दायरे कार के तहत चलाने की जरूरत है, और सिविलियन सुप्रीमेसी के बगैर इदारे नहीं, मुल्क नहीं चला करते। बट इदारों को जो सिविलियन हुकूमतें हैं उनको भी चीजों को रास सिमत में रखने की जरूरत है, दुरुस्त स्टेप्स लेने की जरूरत है। मियां नवाज शरीफ क्योंकि हमेशा बहादुराई के बेनिफिशरी होते हैं, इसलिए उन्होंने वो ही बहादुराई वाला स्टाइल जो है वो भी रखा, जिसकी वजह से ये तनाव बढ़ गया है। आपको क्या ये डिलिबरेट एफर्ट लगती है हुकूमत की जानिब से जो हुआ सारा कुछ? देखिए, मुझे हैरानगी है कि वज़ीर आज़म साहब ने पहले एक मीटिंग कॉल की, फिर आर्मी चीफ से लाहौर में, फिर इस्लामाबाद में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, बहुत दफा कहा गया। वज़ीर दाखिला ने तो ISPR के जवाब में बड़े जोरदार तरीके से, बड़ा इंसल्टिंगली कहा कि जी ये क्या समझा जा रहा है, किसी को पढ़ने में ही गलती लगी है, जो नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुआ या डायरेक्टिव जारी हुआ, खत एक्चुअल नोटिफिकेशन तो हमने जारी करना है, पता नहीं वो कौन सा नोटिफिकेशन है जो उन्होंने जारी करना है और कौन सी जबान में जारी करना है कि वो जबानदान नहीं मिल रहा। कितने दिनों से तनाजा है, मीडिया में डिबेट हो रहा है पूरे मुल्क में, दुनिया में, लेकिन वजारत दाखिला है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। तो क्यों नहीं कर रही? अब किसको बचाने के लिए सारा कुछ है? ये बात बहरहाल एक बड़ा सीरियस सवाल है कि ये क्या मुमकिन है, किसको बचाना चाहते हैं? तो कह रहे साहब, आसमा साहिबा का व्यू पॉइंट कुछ हो रहा है। उनका ये कहना है कि ये नोटिफिकेशन या ट्वीट का मामला नहीं, ये परसेप्शन का मामला है और ये पुराना मामला चला रहा है। देखिए, परसेप्शन अपनी जगह दुरुस्त बात है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम वाले हैं, लेकिन एक बात आपको याद होगी कि इस इशू के ऊपर पहले चौधरी निसार साहब ने कहा कि जो कमीशन बना था उस कमीशन के चेयरमैन से तय था, जस्टिस आमिर साहब से, कि वो कंसेंसस होगा तो वो साइन करेंगे। बिल्कुल कंसेंसस नहीं हुआ, इसलिए 5 महीने डिले हो गया, 6। उस पे ISPR, DG ISPR को प्रेस रिलीज करते हुए सवाल हो गया कि जी चौधरी निसार साहब ने ये कहा, उन्होंने उसकी वजाहत कर दी कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उस पर कोई कंसेंसस का इशू हो, कंसेंसस तो होता नहीं, लेकिन चौधरी निसार साहब ने कहा है तो 2-4 दिन में ये जारी हो जाएगा। उसके जवाब में बड़ी जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी साहब ने कही कि DG ISPR कौन होता है, उसका ताल्लुक कोई नहीं है, वो उस वक्त DG ISPR नहीं थे, इनको पता नहीं है, फला फला फला। उसके बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेटर जारी हुआ, वो खत जो सेक्रेटरी को जाना था वो पहले मीडिया को आया, उसमें मीडिया में डिबेट हुई। तो मरियम औरंगजेब साहिबा जो आज कह रही है कि इस मामले पे सियासत हो रही है, तो क्या वाकई ऐसे सियासत हो रही है? कौन कर रहा है? जी, सियासत तो हर चीज पे होनी है भाई, सियासतदान ने सियासत करनी है ना। मैं तो जो काम करता हूँ सियासी करता हूँ, मैं तो हर काम, सियासत से मुराद क्या है उनका? ये गैर जमहूरी मिजाज के लोग जो हैं ये कहते हैं इसमें सियासत हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओ भाई, ये मरियम साहबा से पूछिए, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं तो सोता जागता सियासत करता हूँ, मैं तो मस्जिद में जाके सियासत करता हूँ, मैं तो मक्के में जाके सियासत करता हूँ। नहीं, मेरा तो उड़ना बिछोना सियासत है, और सियासत इबादत है, अवाम की खिदमत है, इस मुल्क के निजाम को दुरुस्त करने का नाम है, उसका तरीकाकार है। अगर मैं वो कहता हूँ तो जुर्म कर रहा हूँ, मैं भी सियासत कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा कारी साहब। आसमा साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मामले पे बात कर लेते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल की। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मामले पर वकला बरादरी तकसीम हो गई है और ये तकसीमा बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान बार कौंसिल कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मामले पर तहरीक नहीं चलानी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार का ये कहना है कि तहरीक चलानी है और उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल के फैसले को रद्द किया है। तो क्यों वकला तकसीम हो गए वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मामले पर? देखिए, ये तो पहले से ही तकसीम थी, और आपको पता है कि एक तो हमारे बार काउंसिल्स होती हैं और बार एसोसिएशंस होती हैं, उनमें भी तकसीम नज़र आ रही थी। मगर हमारे वैसे भी 2 ग्रुप्स भी हैं बार के अंदर, बहुत सारे हैं मगर 2 मेन ग्रुप्स हैं। और हमारी अपने ग्रुप की मीटिंग हुई जहाँ पे कोई 250 हमारे वकील थे और उन्होंने अटेंड किया, और हमने कंसेंसस से ये फैसला किया, क्योंकि हर ग्रुप में कम से कम हमारे ग्रुप के अंदर हर किस्म का वकील है। वहाँ पे PMLN का भी वकील है, पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे वकील हैं, PMLN-Q के भी वकील हैं, PTI के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, JUI के भी हैं। तो हमने ये फैसला किया कि ये जो मामला है हम हर वकील के अपने सोच के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक छोड़ते हैं। और जहाँ तक हमारे वो लोग और वो लीडरान जो कि इस वक्त ओहदों पे बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो अपना फ़ैसला अपनी जहन से करें, हम कोई फ़ैसला ग्रुप का उनके ऊपर मुसल्लत नहीं करेंगे।
तो इस तरह जो पाकिस्तान बार काउंसिल थी उसने ये फैसला किया कि जी हम चाहते हैं कि वो स्टेप डाउन करें, और उन्होंने मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग बुलाई ज़्यादा लोगों की, तो मेरा ख्याल है, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, जो मैंने देखा है, कि वो वहाँ पे नहीं मीटिंग में कर सके। अब आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट बार में भी हाउस में मीटिंग नहीं हुई है, कोई हाउस नहीं बुलाया गया है, जनरल हाउस अभी तक नहीं बुलाया गया। अब जनरल हाउस आएगा तो क्या करेंगे? देखिए, जब मेजॉरिटी जो चीज़ चाहेगी वो हो जाएगी, मगर मेजॉरिटी को वकीलों की खास तौर पे आप इल्जाम बड़ा सीरियस लगाया लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है हुकूमती इमा पे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पे के खिलाफ तहरीक चलाने के फैसले से वो जैसे कारा साहब ने कहा, सियासत तो होगी मगर ये गलत बात है और बिल्कुल कतन गलत बात है। इसलिए क्योंकि हमारे ग्रुप की जो अब मैं गॉड फादर तो नहीं हूँ, गॉड मदर हूँ ग्रुप की, तो हमने तो यही फैसला किया था कि भाई आप गॉड मदर भी नहीं है। असमा साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, मौके से फायदा होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वकला को वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मामले पे फरीक बनना चाहिए? देखिए, बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मैं नहीं कहती, अगर ज़्यादातर वकील करना चाहते हैं, मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ। और यही कहा गया, लोगों ने कहा इतनी बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं, वो अगर तहरीक चलाती हैं, बहुत सारे वकील उनके मेंबर्स हैं, उनके साथ हैं या उनसे एफिलिएट हैं, तो वो जाएं उस मूवमेंट के अंदर। मगर मेरे नज़र के मुताबिक, मैं तो सिर्फ अपना नज़रिया दे सकती हूँ, मैं बाकी वकीलों के लिए नहीं बोल सकती हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर हम ये प्रिंसिपल लें कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई केस है तो उसको स्टेप डाउन होना चाहिए, तो हमने ये प्रिंसिपल इफ्तिखार चौधरी के वक्त क्यों नहीं लिया? वकील तो इस प्रिंसिपल के बरक्स आए थे, और आज भी हमारे बहुत सारे तो नहीं, 3-4 या मेरा ख्याल है 4-5 जजेस का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम बस एक वकला बहैसियत वकला किस तरह ये डिमांड कर सकते हैं? तीसरी बात ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, चाहे आप उससे एग्री करें या ना करें, मगर अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर आप उसका वेट करें। अब देखें, वकीलों में कई लोग माइनॉरिटी जजमेंट को अच्छा समझते हैं, कई लोग मेजॉरिटी जजमेंट को अच्छा समझते हैं, और बहुत सारे वकील इस जजमेंट को वैसे ही बड़ी अजीब निगाह से देखते हैं और इसमें कई चीजें क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है कायरा साहब, वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तहरीक चला रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दे दी है। आपका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के बगैर JIT का काम करना बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कारगर नहीं होगी। तो अब जबकि JIT तश्कील पा चुकी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से इस मूवमेंट को आगे लेकर चलेगी, वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफे के लिए कैसे प्रेस करेगी? देखिए, जिस दिन इमरान खान साहब अपोजिशन के उस जायंट कानून को छोड़ के जो सेनेट से पास हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, हमने तो उस दिन ही उन्हें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं मिलेगा। हमने कहा था खान साहब को कि पहले सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हाथ मजबूत करते हुए इसके हदूद क़यूद तय करते हैं, सवाल तय करते हैं, आलमी कवानीन को सामने रखते हुए जिनके नाम एलिगेशन भी आते हैं उनके लिए कुछ चीजें तय करते हैं, और फिर अदालत को कहते हैं कि कमीशन बनाए। फैसला आ गया, कौम के सामने है, उसकी सूरत हाल क्या है। JIT का जिस दिन फैसला हुआ, हमने उसी वक्त कहा था कि जो काम जजेस खुद नहीं कर सकते, वो JIT जूनियर जजेस, जूनियर ऑफिसर्स को मुश्तमिल वो काम कैसे कर सकेंगे, किस तरह आलमी जो फोरम्स हैं या मुख्तलिफ ममालिक के जो कवानीन हैं, इस तरह की 2 नंबर की दौलत और 2 नंबर कंपनियों को छुपाने के लिए, जहाँ पे उनकी इकोनॉमी जो उस पर खड़ी है उन मुल्कों की, वो कैसे उनको एक्सेस दे देंगे, ये हमें समझ नहीं आती। इसलिए पीपल्स पार्टी को तो बड़ी होप ना अदालत से थी ना JIT से है, हमने ये बात पहले दिन कह दी। ठीक है, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, जनरल साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मामला और दूसरी जानिब इस पे जो तहरीक चल रही है इस्तीफे के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर अपोजिशन जमातें तहरीक चला रही हैं, साथ साथ जो सिविल मिलिट्री डिवाइड है, इससे जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो किस तरह से इफेक्ट होती है, बिलखुसूस अफगानिस्तान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात की जाए, इस पर हम आपसे जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। जनरल साहब, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मामला है, अपोजिशन जमातें तहरीकें चला रही है वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के लिए, साथ साथ आपने देखा सिविल मिलिट्री डिवाइड, तो ये सारे इश्यूज आपकी फॉरेन पॉलिसी पे कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, बिलखुसूस बात की जाए अफगानिस्तान की और इंडिया की, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं? जी, इस पे बहुत मुज़िर असरात होते हैं। इस वजह से देखिए, जब मुल्क अंदरूनी लिहाज से मजबूत होता है तो उसकी जो खारजा पॉलिसी है उसका वज़न होता है। अगर अंदरूनी लिहाज से पाकिस्तान इस कदर इंतशार का शिकार हो जैसे कि आजकल है, और जिसका आपने इंडिया भी दिया है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं कि उसकी वज़न बहुत कम हो रहा है, और इसी वजह से दूसरे ममालिक पाकिस्तान से का पूरा इस्तेसाल और फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देखें कि इंडिया की ये मजाल है कि वो बातचीत आपसे करना नहीं चाहता है, और अफ़गानिस्तान भी इस तरीके का रवैया रखा है उसने कि वो आपके मुल्क में आना नहीं चाहते हैं, उनके जो सदर साहब हैं, हालांकि उनको बुलाया जा रहा है, 10 दफ़ा उनसे गुजारिश भी की जा रही है। तो ये तो हालात हैं हमारे, और उस पर अगर हमारे अंदरूनी हालात इस किस्म के होते हैं जहाँ सिविल और मिलिट्री में इस किस्म की तफरीक होती है, उसके बाद पॉलिसीज़ में कोई एक हम आहंगी नहीं होती है, तो उसके मुज़िर असरात तो पूरे मुल्क पर हो रहे हैं और इक़्तिसादी हालात पर भी हो रहे हैं। एक तरफ तो हमारी कोशिश ये है कि अपने इक़्तिसादी और माशी हालात को बेहतर किया जाए, और एक लिहाज से पाकिस्तान को हर लिहाज से मजबूत किया जाए, उसके इदारे भी मजबूत हों, और दूसरी तरफ ये इंतशार की वजह से वो मामला बिल्कुल मनफी तरफ चला जाता है। बेयकीनी किसी जो कैफियत है वो उससे अमूर जो है वो मुतासर होते हैं। आसमा साहिबा, जिस तरह आपने बड़ा खुल के आपने अपना व्यू पॉइंट बयान किया और आपने सिविल मिलिट्री स्टैंड ऑफ की जिम्मेदारी अपने फौज पर आयद की, तो अभी आपके नज़दीक वे फॉरवर्ड क्या है सिचुएशन से निकलने के लिए? देखिए, मैं तो क़ायद साहब से ये एग्री करती हूँ कि उन्होंने ये बात की कि हर चीज़ सियासी है, और सियासी बातें हर इंसान को करनी चाहिए। मैं तो बल्कि उन सियासतदानों पे हैरान होती हूँ जो सियासत करते हैं और कहते हैं कि सियासत करना बुरी बात है, मगर एक अदारे को सियासत से दूर रखना चाहिए, और वो अदारा है हमारी अदलिया। अगर आप उनको इन जो आप कहते हैं ना झगड़ों में नहीं लाएंगे, और ये झगड़े आप अपने तय करें, चाहे असेंबली में करें, चाहे सड़कों पे करें, चाहे बैलेट बॉक्स से करें, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम बेहतर आगे जा सकते हैं। बाकी इसको हम कैसे तय कर सकते हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों को अब वक्त आ गया है कि लोग जो कि समझते हैं, कुछ आर्मी से भी बड़े अच्छे लोग हैं, जनरल तलत मसूद साहब खुद हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, कि वो भी बैठे और बाकी लोग बैठ के दोनों तरफ ये समझाएं कि ये चीज़ इस तरह नहीं चल सकती। और हमारे सियासतदानों को भी ये समझना चाहिए, जैसे जनरल साहब ने कहा कि आप प्रॉक्सी सियासत ना करें, ये प्रॉक्सी सियासत से कभी फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी सियासत, प्रॉक्सी इंतकाम, ये चीज़ें नहीं चलती। अब एक साफ़ सुथरी सियासत हो, एक साफ़ सुथरा इनपुट हो, और हम सब चाहेंगे कि फ़ौज का इनपुट होना चाहिए और बड़ा पॉजिटिव होता है जब वो चाहें तो, और उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। मगर देखें, उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लें, और उनको पॉजिटिव एटीट्यूड से चलना होगा। ये जिस तरह चलते हैं, हर एक वो फलां एंटी इस्लाम, फलां एंटी पाकिस्तान, अरे भाई आपने बनाया, किसने बनाया? हमारे बाप दादों ने बनाया, हमारी माँ ने बनाया, ऐसे नहीं कहते। ठीक, बुरी बात है। मेरा आपसे सवाल यह है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके मुझे चाहिए होंगे कि जिस तरह से जनरल तलत मसूद साहब ने कहा कि कुछ सियासी जमातें भी जिम्मेदार हैं जो कि फौज को इनवाइट करती हैं, चूंकि अवाम के अंदर उनकी जड़ें नहीं होती तो वो बैसाखी के तौर पे फौज को इनवाइट करती हैं। तो पॉलिटिकली सारे सिनेरियो में आपके नजदीक वे फॉरवर्ड क्या है सारी सूरत हाल से निकलने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ जी जाती तौर पर कि सभी ने माजी से सीखा है, सियासी जमातों ने भी सीखा है, फौज ने भी सीखा है, अदलिया ने भी सीखा है, सभी ने काफी हद तक इसमें बेहतरी आई है। रवैये ग्रेजुअली डेमोक्रेसी और सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक माजी का हैंगओवर होता है, बहरहाल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी होता है। मेरा बिल्कुल कोई ऐसा मुझे खदशा नहीं है कि हमारी फौज ने नहीं सीखा, लेकिन बहरहाल आईनी दायरे के अंदर रह के काम करना ही जरूरी है। कुछ लोग वो हैं जो तसादम और महाजराई को एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कभी इक़्तिदार में आने के लिए और कभी इक़्तिदार बचाने के लिए। मियां साहब को अदालतों के साथ लड़ना और फौज के साथ लड़ना हमेशा बड़ा सूट किया। उन्होंने अदलिया के जजेस को सैक किया, चीफ जस्टिस को सैक किया, अदालतों पे हमले कराए, आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को सैक किया, आर्मी चीफ को सैक किया।
जनरल मुशर्रफ को, बाद में ठीक है वो उन्होंने खुद टेक ओवर कर लिया, तो उसके सारी के बेनिफिट हुए मियाँ साहब को, शायद वो उसी मिजाज में आज भी हैं। मैं समझता हूँ कि हमें आईनी दायरा-कार के अंदर चलने की जरूरत है। फौज को भी काफी हद तक उन्होंने अपने स्टैंड रखे हुए हैं, मजीद रखने की जरूरत है, लेकिन सिविलियन सुप्रीमेसी खुद वजीर आजम को खुद अपने इदारे की इज्जत करनी होगी, पार्लियामान की इज्जत करनी होगी, और मीडिया के जरिए ये गुफ्तगू नहीं बल्कि अक्ल और दलील के साथ और सियासत के साथ ये गुफ्तगू करनी पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शो में ज्वाइन। बिल्कुल सिविलियन सुप्रीमेसी तब होगी जब खुद जो इदारे तमाम अपना अपना काम करेंगे और मौका स्पेस फ्राहम नहीं की जाएगी फौज या किसी भी इदारे को स्टेप इन करने के लिए, और तमाम इदारे जब अपनी अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रहकर अपना अपना काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल होंगे। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।